नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार हम फिर हाजिर हैं हमारी सीरीज लेकर जिसका नाम है सेहत पर सवाल। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर कंचन। डॉक्टर कंचन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब बात आती है मेल इनफर्टिलिटी की, पुरुष बांझपन की, तो हम सारे इस तरह के टॉपिक्स इस सीरीज में लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ इस सीरीज में शामिल हैं डॉक्टर कंचन, जो हमारे साथ इस बात को साझा करेंगी, इन सारी समस्याओं के बारे में आपको खुलकर बताएंगी। तो सबसे पहले बात मेल इनफर्टिलिटी की, उस समस्या के बारे में कि मैम ये जो मेल इनफर्टिलिटी का ग्राफ है या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी का ग्राफ है, ये दिनों दिन क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, जो मेल इनफर्टिलिटी का ग्राफ है और फीमेल इनफर्टिलिटी का ग्राफ है, ये डे बाय डे इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं मैटर कर रही है। हम अपने लाइफस्टाइल को क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा आरामदायक कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम जो है वो हमारा सर्वेंट करे। बस हमें क्या है कि हम खाना खाएं और सो जाएं। ना ही हमारी कोई एक्सरसाइज है, ना ही हमारा कोई वर्कआउट है, ना हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल आराम कर लिए, बिल्कुल आराम वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तो ये कहाँ इफेक्ट करेगा? ये आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करेगा। अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो फीमेल हार्मोन पर सबसे ज़्यादा जो मेन हार्मोन्स होता है कंसीव करने के लिए, वो होता है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर वही हार्मोन्स हमारा डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और जो मेल का जो हार्मोन्स होता है, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है आप लोगों का, अब टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी के लिए। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ही अच्छी नहीं है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उस प्रेशर की वजह से हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। जब स्ट्रेस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो फीमेल का एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, वो थोड़े से कम होने लगते हैं, और मेल का टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में थोड़ा सा ऊपर होने लगता है। तो ये इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि एक अगर आलस की बात करें, एक लेजीनेस की बात करें या फिर अवसाद की बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। अगर हम इसी बात को बात करें कि महिलाओं के ऊपर ये कितना डिपेंड करता है, इस चीज़ की ये निर्भरता कितनी है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस उनके साथ भी सेम सिनेरियो यही होते हैं? बिल्कुल सेम ही होता है, क्योंकि महिलाएं भी आजकल ऑफिस जाना स्टार्ट कर चुकी हैं। बहुत पहले से ही फीमेल्स भी ऑफिस जाती हैं, मेल से पूरा कंधा मिला मिला के अपना काम कर रही हैं। तो हमें फीमेल्स भी क्या है, अब सुबह वो ऑफिस गई, ठीक है, आई थके हारी, उनको चाहिए कि मैं अब काम ना कर पाऊँ। जाहिर सी बात है, मैं भी एज ए डॉक्टर, मैं भी सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, घर ऑफिस आती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, अगर मैं घर जाऊँ तो कोई हमारे लिए हमारी मदद करे, हमारा खाना बना के रखे। तो सेम वैसे ही हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज को लैग कर रहे हैं। हम अपने खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो थोड़ी सी आरामदायक रहे। तो ये भी निर्भर करता है। तो मैम, अब जब बात आती है जीवन शैली की, तो लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए पुरुषों को या महिलाओं को कि वो अपनी जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो काफ़ी दूर कर सकें उसको? ठीक है, पहले तो मैं यही बोलूँगी मेल और फीमेल्स को कि आपको तो पहले स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस थोड़ा सा अपना कम करिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे वो फैमिली इशूज़ ही क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है। जहाँ आपका स्ट्रेस कम होगा वहीं पर आपके हार्मोन्स में डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। कई बार लोगों में संशय होता है कि एक्सरसाइज करें या ना करें, अगर करें तो फिर कौन सी एक्सरसाइज करें या फिर योग करें या ना करें, इसके बारे में भी कुछ आप बताइए। देखिए, एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 10 और 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा योगा करिए और मेडिटेशन करिए। ये भी आपके बॉडी के लिए, आपके अंदर जो हार्मोन जनरेट हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जब बात आ गई लाइफ स्टाइल की, हमने लाइफ स्टाइल की बात कर ली, हमें क्या डेकोरम बनाना चाहिए, तो इसमें डाइट भी मैम बहुत अहम होती है। तो डाइट हमें क्या क्या लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, डाइट हमें बैलेंस डाइट लेके चलनी चाहिए, ठीक है। हमारे खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में फैट भी होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। अगर हमारी डाइट ही बैलेंस रहेगी तो हमें किसी भी तरीके की बीमारियां जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगी। अगर हम डाइट की ही बात करते हैं तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, खासकर एनिमल प्रोटीन लेते हैं। तो एनिमल प्रोटीन लीजिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में और बैलेंस करके चलिए कि आपको इन फ्यूचर में किसी डिजीज की प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं वेजिटेरियन सेक्शन की और नॉन वेजिटेरियन सेक्शन की। तो अगर हमारे वेजिटेरियन व्यूअर्स हैं तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए आप अलग से फिर बताएंगे? देखिए, अगर जो वेजिटेरियन है आप उनको पल्सेस ले सकते हैं। पल्सेस बहुत सारी पल्सेस है, जैसे कि हमारे मूंग दाल हो गया, ठीक है, राजमा हो गया, छोले हो गए, आप ये
खा सकते हैं, इसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन उनको बैलेंस करके चलिए। ऐसा नहीं कि अब रोज़ाना आप दाल ही खा रहे हैं, वो भी राजमा छोले खा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि राजमा है उसमें हैवी प्रोटीन होता है, आपका लीवर जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसा प्रोटीन लीजिए जो आपके लीवर पे भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उनका सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी में आयरन भी फुलफिल होगा और आपका हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगा। फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपके शरीर में किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, कुछ भी हो, चाहे लिवर में स्वेलिंग हो, चाहे आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए जो आपकी बॉडी को क्या करे, जो उनके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है उसको कम करे। आप एप्पल खा सकते हैं, आप संतरा भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जैसे स्किन डिजीज़ है तो उसमें हम खट्टे फ्रूट्स पेशेंट्स को मना करते हैं, तो आप वो ना लेके आप आंवला ले सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा फ्रूट्स है, वो हर डिजीज़ में काम आता है। हर डिजीज़ में क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन उनको कम करता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो भाई ये डाइट प्लान्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कि हमारे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, जिसमें सी फूड की भी बात करें तो मैम क्या क्या ये लोग ले सकते हैं? देखिए, सी फूड की बात करें तो आप फिश ले सकते हैं। ठीक है, सल्मोना फिश होता है, वो बहुत अच्छा फिश है, वो आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। अगर आपको चाहे लिवर डिजीज आप उसमें भी ले सकते हैं, अगर आपको पैरालिसिस हुआ है उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं, अगर आपको किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में भी आप फिश ले सकते हैं, पर आपको क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट रखना पड़ेगा। एक अहम पहलू देखा जाता है कि जब बात आती है पुरुष प्रजनन क्षमता की, कैपेसिटी की, या फिर बेबी कंसीव करने की, तो उसमें स्पर्म काउंट का बेहद अहम रोल होता है। तो स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए और एक्टिव स्पर्म काउंट होना चाहिए कितना या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम स्पर्म काउंट की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग 50 मिलियन जो स्पर्म काउंट एक मेल में होना चाहिए। अगर उसकी मोर्टेलिटी अच्छी है, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो अगर स्पर्म काउंट थोड़े से भी कम होंगे तो भी बेबी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हमारा जो रुख है वो दोबारा कर लेते हैं महिलाओं की तरफ। डॉक्टर कंचन से जानते हैं कि महिलाओं में जो समस्या बननी शुरू होती है उसके क्या रीजंस होते हैं? देखिए, महिलाओं में अगर सबसे पहले हम रीजन देखें, ठीक है, समस्या सबसे पहले क्या आती है कि उनके पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। आपके पीरियड इरेगुलर क्यों हो रहे हैं? उनके हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। तो पहला जो मेन इशू है वो होता है फीमेल्स का PCOD। देन उसके बाद आते हैं हम थायराइड की प्रॉब्लम आने लगती है। जब PCOD होगा, जाहिर सी बात है कि जो आपका पीरियड्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, वो इरेगुलर हो जाएगा। अब जब इरेगुलर होगा, जाहिर सी बात है कि आपका मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं फीमेल्स में, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब ये हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? आपके ओवर स्ट्रेस के वजह से। आपका वेट क्या है? आपका वेट भी मैटर करता है। ओके, यानी कि PCOD की जो दिक्कत है उसमें बेबी कंसीव की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगती हैं। जी बिल्कुल। अब वेट अगर इंक्रीज होगा तो भी PCOD होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अगर वेट होगा तो जाहिर सी बात है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। अब हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? किस तरह से आपको इसको सेफ जोन में आप ला सकते हैं? खुद को क्या करना चाहिए इसके लिए? तो पहले तो आप वेट मैनेजमेंट करना होता है कि एटलीस्ट अगर आपका वेट आपके हाइट से ज़्यादा है, ठीक है, सपोज जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका हाइट 5.3 है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका वेट जा रहा है, 65 जा रहा है, 70 के करीब जा रहा है, तो आपको PCOD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वेट मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। जब आप अपना वेट कम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका हार्मोन्स क्या होगा? वो बैलेंस में आ जाएगा। जैसे आपको हार्मोन्स बैलेंस आएगा, आपके पीरियड्स आने दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे जो इरेगुलर होते हैं। यानी कि समस्याओं का निराकरण अगर आपको करना है तो वेट पुट ऑन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको डाइट भी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर के जंक फूड खा रहे हैं। अगर आप बाहर के जंक फूड खाएंगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, आपका वेट कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो वेट भी मैटर करता है, हमारी डाइट भी मैटर करती है, प्लस योगा प्लस मेडिटेशन ये जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए फीमेल्स को। एटलीस्ट अपने लिए टाइम निकालिए। ऐसा नहीं आप अपने जो टाइम दे रहे हो अपनी फैमिली के लिए दे रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए जरूर टाइम निकालिए। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। तो हमारे जो महिला व्यूअर्स हैं वो आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने वेट को पुट ऑन करते रहेंगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी। यानी कि आपका जो सपना है माँ बाप बनने का जो सुख होता है वो आप उससे वंचित रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों पर काम कर लेते हैं जो डॉक्टर कंचन ने अभी आपको बताया है, आप अपने डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, आप अपना वेट को रिड्यूस कीजिए, तो यकीनन आप मानिए कि आप जो संतान का सुख है वो जल्दी ही पा पाएंगे। तो डॉक्टर कंचन, आपसे एक बात और बड़ी अहम जो सवाल है मेरे मन में भी रहता है और कई सारे हमारे व्यूवर्स के मन में भी रहता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वेरिकोसील पेशेंट होते हैं, या वेरिकोसील की बात हटा दीजिए, जैसे कि हमारे जो बेबी कंसीव के लिए जो दिक्कतें होती हैं, कपल आता है वो काफ़ी परेशान होता है, जबकि उनकी रिपोर्ट्स में दोनों की पोजीशन जो है बिल्कुल ठीक आती है, नॉर्मल आती है, उसके बाद भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते। तो इसका क्या रीज़न है?
देखिए इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि उनका स्ट्रेस, जी। फैमिली का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। सपोज 5 साल मैरिज को हो गया, शादी हो गई, जी। ठीक है, कपल सब प्लानिंग कर रहे जी। हैं और एज भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। एज फैक्टर भी काम करता है। बिल्कुल, अगर आपकी एज 35 के करीब हो गई है और जी। फिर भी आप लेट कर रहे हैं जी। और आप दोनों लोगों की रिपोर्ट्स, मेल की और फीमेल की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होगी, तो यहाँ पे एज मैटर करता है। अगर आपका एज ज़्यादा होगा तो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लस घर वालों के बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, वो आते सबसे पहले यही बोलते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके बेबी कंसीव करा दीजिए, ऐसी मेडिसिन दीजिए कि हमारा बेबी कंसीव हो सके। हमें घर वालों का बहुत प्रेशर है। घर वालों के प्रेशर में, ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मेल है फीमेल, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस के दौरान इंटरकोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, ना कि आपको कंसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस भी मैटर करता है। और पीछे जो फैमिली का जो दबाव होता है कि नहीं हमें बेबी चाहिए, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, आप दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो वो प्रेशर ज़्यादा हमारे पेशेंट्स को और इवन कि मेल एंड फीमेल को रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि बेबी कंसीव के दौरान में जैसे लोग पिल्स ले लेते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर आप बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के पिल्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए आगे मिसकैरेज के चांसेस भी हो जाते हैं या दिक्कतें कुछ खड़ी हो सकती हैं। देखिए फीमेल्स के लिए मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि देखिए आपकी शादी हुई, सबसे अच्छा ये होता है कि आप अगर ऐसे भी गलती से भी अगर आपने कंसीव कर लिया है तो पिल्स ना लीजिए। अगर आप पिल्स लेते हैं ना तो देखिए हमारे फीमेल्स में 2 फॉलोपियन ट्यूब्स होते हैं। आपने पिल्स लिया, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के, अब आपने कौन सी डोज ली आपको भी नहीं पता। अगर हैवी डोज रहा तो आपके जो फॉलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक भी हो सकते हैं। अगर फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गए तो इन फ्यूचर में आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। फिर फॉलोपियन ट्यूब के लिए आपको क्या करना होता है, उसको ऑपरेशन करवाना होता है, और ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो पिल्स लेना तो वैसे भी मैं फीमेल्स के लिए मना ही करती हूँ कि आप पिल्स ना लें तो वही अच्छा है। अगर बेबी कंसीव हो चुका है तो उसको प्रोसेस आगे करिए। एक चीज़ और भी देखने को मिलती है जो आजकल का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, क्योंकि क्या है कि वर्किंग वुमेन्स हैं, सब लड़कियां आजकल काम करती हैं, सब महिलाएं काम कर रही हैं, और एक जो कपल होता है वो क्या है कि जल्दी से जल्दी मतलब नहीं चाहता कि बेबी हो जाए उनके, वो 2-3 साल का एक लंबा गैप लेना चाहते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि स्थितियाँ इतनी आगे जाके गंभीर हो जाती हैं कि फिर वो जो बेबी कंसीव वाली स्थिति है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि वही जो पिल्स वाली हमने बात की कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे वो रोकने के लिए वो लगातार ये लेते रहते हैं। तो ये कितना सही है कि आगे आपके लिए वो चांसेस पॉजिटिव कर देता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी प्रेगनेंसी पर? देखिए ऐसे केसेस मेरे पास ओपीडी में बहुत आते हैं कि हाँ हमें अपना करियर बनाना था इसलिए हमने कंसीव करने की चांसेस ही नहीं लिए, हमने पिल्स खाए, हमने प्रोटेक्शन लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोला कि एज मैटर करता है। जब आपका एज बढ़ता चला जाएगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वहाँ पे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी डाइट रिस्पॉन्सिबल है। क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा जो यूट्रस है ना वो भी थिक होता चला जाता है, बल्कि होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब बल्कि होगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। सपोज कंसीव कर लिया तो होता है ना कि 3 महीने बाद मिसकैरेज होता है, तो इन्हीं रीजंस की वजह से होता है कि आपका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप एक कपल हैं, अगर आप एक शादीशुदा जोड़े हैं, तो अगर आपको बेबी कंसीव करने के लिए आप तैयार हैं तो आप उसमें आप देर ना करें, क्योंकि एज काफ़ी मैटर करती है इन सारी चीज़ों में। तो जो भी आपको प्लानिंग करनी है, जो भी आपको चीज़ें करनी हैं वो आप बिल्कुल समय से कर लीजिए। तो आज की सीरीज सेहत के सवाल में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।